नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सभी का इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोथा। साथियों, रीट एग्ज़ाम 2022 के लिए जो कि आपके जुलाई में आयोजित है, शिक्षण विधियों का पेपर नंबर 54 आपके लिए लेकर आया हूं। साथियों, बहुत ही शानदार क्वालिटी वाले प्रश्न इस टेस्ट में आपको देखने को मिलेंगे जो कि लेवल 2 के लिए और लेवल 1 के लिए रामबाण का काम करेंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। पूरे प्रश्नों को हल करके जाना। लगभग किसी प्रश्न में अगर आपको कोई त्रुटि दिखे, लगभग में दिखेगी, नहीं तो लगभग नहीं दिखेगी साथियों, तो उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। चलिए पहला प्रश्न देखेंगे। आपके प्रश्न संख्या 1 है, बुनियादी शिक्षा की मुख्य विशेषता है निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना, नैतिक शिक्षा प्रदान करना, आत्मनिर्भरता की भावना विकसित करना और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना। तो बुनियादी शिक्षा मतलब बेसिक शिक्षा की बात की जा रही है साथियों। इसकी मुख्य विशेषता आपको प्रश्न संख्या 1 में बतानी है। बेसिक शिक्षा के जनक किसको कहा जाता है साथियों? महात्मा गांधी को बेसिक शिक्षा का जनक कहा जाता है और इन्होंने अपनी इस विधि में आत्मनिर्भरता की भावना विकसित करने की जो एक उद्देश्य है उसको यहाँ पर उस उद्देश्य की पूर्ति करने का इन्होंने प्रयास किया है। अतः बुनियादी शिक्षा की मुख्य विशेषता क्या है? आत्मनिर्भरता की भावना विकसित करना। देखिए तीसरा विकल्प आपके प्रश्न संख्या 1 में सही है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 2 की ओर बढ़ेंगे। दूसरा प्रश्न देख लेते हैं साथियों। आपके प्रश्न संख्या 2 है, कठोर उपागम का उपयोग करने वाले शिक्षाविद है डिस्को, ए लुम्सेडेन, ग्रोलब्रेथ और ब्लूमर। तो इनमें से किसके द्वारा कठोर उपागम का उपयोग किया गया है साथियों? उस शिक्षाविद का नाम आपको प्रश्न नंबर 2 में बताना है। तो देखिए कठोर उपागम का उपयोग 1964 में कब किया गया था? 1964 में किया गया था ए लुम्सेडेन के द्वारा, अर्थात दूसरा विकल्प आपके प्रश्न संख्या 2 में सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3 की ओर बढ़ेंगे। तो आपके तीसरे प्रश्न को देख लेते हैं साथियों। आपके प्रश्न नंबर 3 है, मूल्यांकन का उद्देश्य निर्णय करना है, शैक्षिक मात्रा के बारे में निर्णय करना है, शैक्षिक गुणवत्ता के बारे में निर्णय करना है, शैक्षिक समय अवधि के बारे में निर्णय करना है या इनमें से सभी। तो प्रश्न संख्या 3 में सही आंसर का चुनाव करें साथियों। कौन सा विकल्प आपके प्रश्न नंबर 3 का सही उत्तर होगा? देखो, मूल्यांकन का उद्देश्य मात्रा के बारे में निर्णय करना नहीं होता है साथियों। मात्रा के बारे में तो मापन निर्णय करता है। कौन निर्णय करता है? मापन। लेकिन मूल्यांकन किसके बारे में निर्णय करता है? गुणवत्ता के बारे में, क्वालिटी के बारे में। विकल्प आपके जो 2 है प्रश्न संख्या 3 का बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 4 की ओर बढ़ेंगे। तो आपके चौथा प्रश्न है, सिल्वरमैन द्वारा कठोर उपागम को नाम दिया गया है सापेक्षिक तकनीकी, अदा तकनीकी, प्रदा तकनीकी और इनमें से सभी। तो देखो एक एक प्रश्न, देखो बहुत अच्छे प्रश्न मिलेंगे, नए प्रश्न मिलेंगे, क्वालिटी वाले प्रश्न मिलेंगे साथियों। यहाँ पर सिल्वरमैन द्वारा जो कठोर उपागम को नाम दिया गया है वो नाम आपसे प्रश्न नंबर 4 में पूछा जा रहा है। तो सिल्वरमैन ने कठोर उपागम को नाम दिया था सापेक्षिक तकनीकी। क्या नाम दिया था साथियों? सापेक्षिक तकनीकी नाम दिया था। और ये कठोर उपागम को इन्होंने जो सापेक्षिक तकनीकी नाम दिया है ये 1968 में दिया था। ये भी चीज़ आपको याद रखनी है। तो विकल्प आपके 1 प्रश्न नंबर 4 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं साथियों। 5वां प्रश्न देख लेते हैं। आपके प्रश्न संख्या 5 है, इनमें से कौन सी विशेषता उपचारात्मक शिक्षण की विशेषता नहीं है? इसमें बालकों की कमजोरियों को दूर किया जाता है, इसकी सफलता निदानात्मक शिक्षण को माना जाता है, इसका अंतिम रूप सामूहिक उपचारात्मक शिक्षण है और यह विद्यालय स्तर पर किया जाता है। तो प्रश्न संख्या 5 में आपको उपचारात्मक शिक्षण के बारे में वो चीज़ देखनी है जो कि उसकी विशेषता नहीं है। तो 5वें प्रश्न में सही उत्तर का चुनाव करो। कौन सा विकल्प आपके प्रश्न संख्या 5 में सही रहेगा? देखो, उपचारात्मक शिक्षण में बालकों की कमजोरियों को दूर किया जाता है, जबकि कमजोरियों की पहचान निदान में की जाती है साथियों। निदानात्मक में की जाती है और यहाँ पर उपचारात्मक शिक्षण में इन कमजोरियों को दूर करने का कार्य किया जाता है। तो ये तो बिल्कुल सही है। आपको क्या देखना है? विशेषता नहीं है। दूसरा है, इसकी सफलता निदानात्मक शिक्षण को माना जाता है। ये भी बिल्कुल सही बात है, क्योंकि बच्चों की कमजोरियों को दूर करने का कार्य हम कर रहे हैं, लेकिन अगर उनकी कमजोरियों की पहचान अच्छे से नहीं हो पाएगी साथियों तो उन कमजोरियों को हम दूर कैसे कर पाएंगे? इसलिए निदानात्मक शिक्षण को उपचारात्मक शिक्षण की सफलता माना है। इसका अंतिम रूप सामूहिक उपचारात्मक शिक्षण होता है। तो प्रश्न नंबर 5 में ये विकल्प गलत है। क्यों? क्योंकि इसका अंतिम रूप सामूहिक उपचारात्मक शिक्षण नहीं होता है साथियों, व्यक्तिगत उपचारात्मक शिक्षण। सामूहिक तो पहले किया जाता है,
बाद में व्यक्तिगत, व्यक्तिगत मतलब पर्सनली एक बच्चे का, पहले सभी बच्चों का कर दिया, उसमें भी कुछ बच्चे रह गए तो फिर व्यक्तिगत रूप से किया जाता है, तो अंतिम रूप व्यक्तिगत है। अतः तीसरा विकल्प आपके प्रश्न नंबर 5 में उपचारात्मक शिक्षण की विशेषता नहीं है, बाकी यह विद्यालय स्तर पर किया जाता है। तो चौथा, दूसरा और पहला जो विकल्प है तीनों ही उपचारात्मक शिक्षण की विशेषता है, लेकिन तीसरा विकल्प उपचारात्मक शिक्षण की विशेषताओं में सम्मिलित नहीं होता है। अतः तीसरा विकल्प आपके प्रश्न 5 में सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 6 की ओर बढ़ेंगे, तो आपके 6ठा प्रश्न देख लेते हैं। साथियों प्रश्न संख्या 6 है आपके, सीसीटीवी कहा जाता है खुला परिपथ दूरदर्शन को, बंद परिपथ दूरदर्शन को, उपग्रह दूरदर्शन को और इनमें से सभी को। तो बताइए सीसीटीवी इनमें से किसको कहा जाता है? प्रश्न संख्या 6 में सही उत्तर का चुनाव करो। साथियों सीसीटीवी को क्या कहा जाता है दिए गए विकल्पों में से? तो साथियों प्रश्न नंबर 6 का भी सही उत्तर देख लेते हैं। देखो इसको खुला परिपथ दूरदर्शन नहीं कहते हैं, बल्कि इसको बंद परिपथ दूरदर्शन कहते हैं। साथियों विकल्प 2 आपके प्रश्न संख्या 6 का सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं, तो आपके 7वां प्रश्न देख लेंगे। 7वां प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है? दोनों लेवल के लिए बेहद उपयोगी है साथियों ये टेस्ट सीरीज। पर्यावरण वह सब कुछ है जो किसी व्यक्ति को चारों ओर से घिरे हुए हैं एवं उस पर सीधा प्रभाव डालता है। यह कथन किसका है? वुडवर्थ का है, जिम्बर्ट का है, रोस का है और बीके श्रीवास्तव का है। तो देखो जिम्बर्ट नहीं निम्बर्ट है, ये टाइपिंग मिस्टेक की वजह से ऐसा हुआ है, निम्बर्ट लिखा हुआ है साथियों और निम्बर्ट ही मैंने लिखा था इसको। तो प्रश्न संख्या 7 में पर्यावरण से संबंधित ये जो परिभाषा है कि पर्यावरण वह सब कुछ है जो किसी व्यक्ति को चारों ओर से घिरे हुए हैं और उस पर सीधा प्रभाव डालता है, ये इस क्वेश्चन को कई बार एससी टेट में, रीट में इस क्वेश्चन को पूछा जा चुका है, दोहराया जा चुका है। परिभाषा याद रखिएगा, पर्यावरण में पूछी जाती है ये परिभाषा, तो निम्बर्ट यहाँ पर बिल्कुल आपका सही आंसर रहेगा। कौन सा विकल्प? दूसरा विकल्प साथियों निम्बर्ट। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 8 की ओर बढ़ेंगे, तो आपके 8वां प्रश्न देख लेते हैं। हिंदी शिक्षण में ज्ञानपरक उद्देश्य छात्रों में किस योग्यता का विकास करता है? भावों एवं विचारों को समझने की योग्यता का, उच्चारण में सुधार एवं शुद्धता की योग्यता का, भाषा तत्वों के ज्ञान प्राप्ति की योग्यता का और सस्वर वाचन करने की योग्यता का। तो बताइए प्रश्न संख्या 8 में कौन सा विकल्प आपका सही है? ज्ञानपरक उद्देश्य छात्रों में जिस योग्यता का विकास करता है वो किस विकल्प में दे रखा है साथियों? तो चलिए 8वें प्रश्न का राइट आंसर देखते हैं। ज्ञानपरक मतलब ज्ञानात्मक उद्देश्य की बात की जा रही है और ज्ञानात्मक उद्देश्य में ज्ञान की प्राप्ति होती है, तो ज्ञान की प्राप्ति की बात तीसरे विकल्प में की जा रही है, भाषा तत्वों के ज्ञान की प्राप्ति। अतः विकल्प नंबर आपका जो 3 है साथियों प्रश्न संख्या 8 का बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 9 की ओर बढ़ेंगे, तो आपके 9वां प्रश्न देख लेते हैं। साथियों प्रश्न संख्या 9 आपसे क्या पूछ रहा है? पर्यावरण शिक्षण का उद्देश्य नहीं है बालक की संज्ञानात्मक समझ एवं दक्षता में संवर्धन करना, प्राकृतिक पर्यावरण के प्रति जिज्ञासा और सृजनात्मकता को बढ़ाना, लैंगिक भेदभाव, उत्पीड़न आदि का असमर्थन नहीं करना है और प्राकृतिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक पर्यावरण के बीच संबंधों को पहचानना और समझना। तो प्रश्न संख्या 9 में राइट आंसर बताइए कौन सा विकल्प सही है? जो पर्यावरण शिक्षण का उद्देश्य नहीं है उसका चुनाव आपको प्रश्न संख्या 9 में करना है। तो चलिए 9वें प्रश्न का राइट आंसर देख लेते हैं। साथियों बालक की संज्ञानात्मक समझ और दक्षता में संवर्धन करना, ये पर्यावरण शिक्षण के उद्देश्यों में आता है। जिज्ञासा और सृजनात्मकता को बढ़ाना, ये भी आता है। लैंगिक भेदभाव, उत्पीड़न आदि का असमर्थन नहीं करना, असमर्थन करना है साथियों इनका, तो नहीं करना गलत है। अतः तीसरा विकल्प जो है पर्यावरण शिक्षण के उद्देश्यों में नहीं आता है। तीसरा विकल्प आपका प्रश्न संख्या 9 का बिल्कुल सही उत्तर होगा। बाकी चौथा विकल्प कह रहा है कि प्राकृतिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक पर्यावरण के बीच संबंधों को पहचानना और समझना, ये भी पर्यावरण शिक्षण के उद्देश्यों में आता है। तो ओनली थर्ड विकल्प ही 9वें प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। किसी अवधारणा के बारे में अपनी समझ बनाने का सही तरीका है रचनावादी सिद्धांत द्वारा सीखना, रटकर याद करना, सैद्धांतिक पुस्तकों से ज्ञान प्राप्त करना और इनमें से सभी। तो बताओ 10वें प्रश्न में कौन सा विकल्प सही है? अवधारणाओं के बारे में अपनी समझ बनाने का सही तरीका प्रश्न संख्या 10 में आपसे पूछा जा रहा है। तो साथियों रटकर याद करना तो बिल्कुल गलत है, तो ये गलत है, तो सभी भी गलत हो गए। अब दूसरा, पहला या तीसरा, 2 विकल्प आपके सामने बच रहे हैं। तो बताइए प्रश्न संख्या 10 में आपके कौन सा विकल्प सही है? देखो
किसी अवधारणा के बारे में अपनी समझ बनाने का जो सबसे अच्छा तरीका है वो है रचनावादी सिद्धांत द्वारा सीखना, जिसमें बालक खुद चीज़ों की रचना करता है साथियों, खुद ज्ञान का निर्माण करता है। विकल्प 1 आपके प्रश्न संख्या 10 का सही उत्तर होगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 11 की ओर बढ़ते हैं। तो देखो 11वां प्रश्न आपसे पूछ रहा है साथियों, विद्यालय को शिक्षा का कैसा साधन माना जाता है? औपचारिक साधन माना जाता है, अनौपचारिक साधन माना जाता है, निरौपचारिक साधन माना जाता है, या इनमें से सभी? तो देखो औपचारिक, अनौपचारिक, निरौपचारिक तीनों ही चीज़ें अलग अलग होती है, अतः सभी वाला विकल्प आपका आंसर नहीं है साथियों। विद्यालय में एक निश्चित समय पर विद्यालय खुलता है, निश्चित समय पर उसमें क्लासेज लगती है साथियों, निश्चित समय पर उसमें अवकाश होता है, छुट्टी होती है, निश्चित स्थान पर उसको उसमें बैठा करके निश्चित पाठ्यक्रम को पढ़ाया जाता है। अतः जहाँ पर ऐसी निश्चितता होती है उस शिक्षा को हम औपचारिक शिक्षा के अंतर्गत रखते हैं। अर्थात यहाँ पर विद्यालय को शिक्षा का कैसा साधन माना जाता है? औपचारिक साधन माना जाता है। विकल्प 1 आपके प्रश्न संख्या 11 का सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। तो आपके 12वें प्रश्न को देख लेंगे। प्रश्न संख्या 12 है, सद्वृत्तियों के विकास के आधार पर छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन होगा। छात्रों द्वारा सस्वर कविता का पाठ किया जा सकेगा, छात्रों द्वारा अपनी विषय वस्तु को समझा जा सकेगा, छात्र आदर्श एवं संस्कृति के प्रति आशावान हो सकेगा, और इनमें से सभी। तो प्रश्न नंबर 12 में सही उत्तर का चयन कीजिए, कौन सा विकल्प आपका सही है। यहाँ पर सद्वृत्तियों के विकास की बात की जा रही है, इसके आधार पर आपको छात्रों के व्यवहार में जो परिवर्तन होगा उस विकल्प का चयन करना है साथियों। तो देखो सद्वृत्तियों में सस और कविता का पाठ करना, ये सद्वृत्ति थोड़ी है साथियों, ये गलत है, ये गलत है, तो ये भी गलत है। तो समझना और पढ़ना सद्वृत्तियों का विकास नहीं है, बल्कि आस्था, मूल्य, श्रद्धा, ये चीज़ें सद्वृत्तियों में आती है। तो बालक इनसे आदर्श एवं संस्कृति के प्रति आशावान होता है। अतः विकल्प नंबर जो 3 है आपके प्रश्न संख्या 12 का सही उत्तर होगा साथियों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। लेकिन वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा साथियों, और चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना, ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप निःशुल्क इन क्वालिटी कंटेंट का लाभ ले सके साथियों। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 13 को देख लेते हैं। 13वां प्रश्न है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में छात्रों की उच्च श्रृंखलता को अवसर मिले, छात्रों की सृजनात्मक अभिव्यक्ति को अवसर मिले, छात्रों को मूल या निष्क्रिय बनने का अवसर मिले, और इनमें से सभी। तो 13वें प्रश्न में राइट आंसर बताइए, यहाँ पर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में क्या होना चाहिए साथियों। तो देखो छात्रों की सृजनात्मक अभिव्यक्ति को अवसर मिले, ये तो बिल्कुल सही है, दूसरा तो सही है साथियों, लेकिन यहाँ कह रहा है कि मूल या निष्क्रिय बनने का अवसर मिले। तो भाई शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में निष्क्रिय बनने का अवसर नहीं मिलना चाहिए, इसलिए तीसरा विकल्प आपके क्या हो जाता है? गलत हो जाता है, तो ये भी गलत है। अब उच्च श्रृंखलता को अवसर मिले या सृजनात्मक अभिव्यक्ति को अवसर मिले, तो फिर हम दूसरे प्रश्न पे जाएंगे साथियों कि भाई छात्रों को सृजनात्मक अभिव्यक्ति के अवसर मिले, ऐसी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की व्यवस्था होना चाहिए। सेकंड, यहाँ पर सेकंड विकल्प आपके 13वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए 14वां प्रश्न देखेंगे। वह मूल्यांकन अच्छा कहलाता है जिसमें प्रश्न अधिक संख्या में हो, लघुतरात्मक हो, सत्य सत्य के रूप में हो और वस्तुनिष्ठ हो। तो इनमें से किस मूल्यांकन को आप एक अच्छा मूल्यांकन को कहोगे, या फिर अच्छे मूल्यांकन की संज्ञा दोगे साथियों? 14वें प्रश्न में जो सही आंसर होगा, देखो अधिक संख्या में प्रश्न होना अच्छा मूल्यांकन नहीं कहलाता है साथियों, बल्कि जो प्रश्न हो वह कैसे होना चाहिए? वस्तुनिष्ठ होना चाहिए, क्योंकि वस्तुनिष्ठता में यहाँ पर विश्वसनीयता और वैधता और व्यापकता ज़्यादा पाई जाती है साथियों। मूल्यांकन के गुणों से ही लेस होता है, अर्थात चौथा विकल्प आपके प्रश्न नंबर 14 में सही रहेगा। वस्तुनिष्ठ, सत्य सत्य भी वस्तुनिष्ठ के अंतर्गत आ जाते हैं, लेकिन सत्य सत्य नहीं होते, और भी कई प्रकार होते हैं, इसलिए हम चौथे विकल्प पे जाएंगे प्रश्न नंबर 14 में। फोर्थ विकल्प आपका सही है साथियों। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए 15वां प्रश्न देख लेंगे। छात्र की कमजोरियों, क्षमताओं और कुशलताओं का ज्ञान कराने का सर्वोत्तम तरीका है अधिगम, मूल्यांकन, शिक्षण और पृष्ठपोषण। तो 15वें प्रश्न का राइट आंसर बताओ। छात्रों की कमजोरियों, क्षमताओं और कुशलताओं का ज्ञान कराने का सर्वोत्तम तरीका।
दिए गए विकल्पों में से क्या है कि बालक की क्या क्या कमजोरियां हैं, किस क्षेत्र में वो कमज़ोर है, उसकी क्षमता क्या क्या है, योग्यता क्या क्या है, वो किन किन चीज़ों में कुशलता हासिल करता है या किन किन चीज़ों की कुशलता वो रखता है। साथियों, इनका ज्ञान कराने का जो सर्वोत्तम तरीका है वो रहेगा आपके मूल्यांकन, क्योंकि मूल्यांकन के माध्यम से छात्र की कमजोरियों को पहचाना जा सकता है, उनको दूर किया जा सकता है, उसकी योग्यता को पहचाना जा सकता है और उसकी कुशलताओं को भी पहचाना जा सकता है। अतः विकल्प नंबर 2 ही आपके प्रश्न संख्या 15 का सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 16 की ओर बढ़ेंगे। तो आपके 16वां प्रश्न है साथियों, प्रश्न संख्या 16 है आपके, किसका कथन है सुंदर लेख वस्तुतः विचारपूर्ण संभाषण है? महात्मा गांधी का, मोंटेसरी का, लैम्बर्ग का और पेस्टोलॉजी का। तो प्रश्न संख्या 16 में राइट आंसर बताइए, कौन सा विकल्प आपके 16वें प्रश्न का सही उत्तर होगा। ये जो कथन कहा गया है सुंदर लेख के बारे में कि सुंदर लेख वस्तुतः विचारपूर्ण संभाषण है, साथियों ये कथन किसके द्वारा कहा गया है? ये कथन इसमें थोड़ा एक तरह से आप यूँ कह सकते हो कि थोड़ा कन्फ्यूजन है, बट पेस्टोलॉजी इसका सही आंसर होगा। साथियों कई जगह महात्मा गांधी भी मिलता है, तो 16वें प्रश्न के लिए मैं आपसे बोलूँगा कि आपने इस चीज़ को कहाँ पर पढ़ रखा और कौन सा आंसर। मैंने जहाँ पढ़ा पेस्टोलॉजी अधिकतर मुझे मिला, लेकिन 1-2 जगह महात्मा गांधी भी मिला था। वैसे ज़्यादा जगह ये क्वेश्चन मिलता नहीं है साथियों, तो फिर मैं गया पेस्टोलॉजी पर, इसलिए 16वें प्रश्न में मैं आपको बता रहा हूँ चौथा विकल्प। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। तो आपके 17वां प्रश्न, जब किसी प्रश्न का उत्तर सभी बालकों द्वारा सही दे दिया जाता है तो वह प्रश्न है विश्वसनीय नहीं है, वस्तुनिष्ठ नहीं है, वेद नहीं है और विभेदकारी नहीं है। अब यहाँ पर क्या किया जा रहा है कि कक्षा में जितने भी बालक है, अध्यापक ने कोई प्रश्न पूछा, अब सभी बालकों से पूछा और सभी बालकों ने सही जवाब दे दिया, तो इसका सीधा सा मतलब है कि वो प्रश्न विभेदकारी नहीं है। साथियों विभेदकारी मतलब अंतर करने वाला। कक्षा में एक ही तरह के बालक नहीं होते हैं, कुछ बालक बहुत तेज होते हैं, कुछ थोड़े कम तेज, कुछ सामान्य से थोड़े कम होते हैं। तो इस प्रकार ये व्यक्तिगत विभिन्नता जो पाई जाती है, यदि इनमें अंतर कोई प्रश्न नहीं कर पाता है तो उसको विभेदकारी आप नहीं कह सकते हो। अतः चौथा विकल्प आपके प्रश्न नंबर 17 का सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 18 की ओर आते हैं। तो आपके 18वां प्रश्न है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का दोष नहीं है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन केवल उन्हीं परिस्थितियों में लागू किया जा सकता है जहां शिक्षक छात्र अनुपात कम हो, या फिर सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में समय अधिक लगता है, अथवा सतत एवं व्यापक मूल्यांकन से छात्रों का गुणात्मक विकास नहीं हो पाता है, अथवा सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में धन अधिक लगता है। तो बताओ जो दोष CCE का नहीं है साथियों, वो कौन से विकल्प में दे रखा है? तो देखो CCE के दोष की बात की जा रही है, तो साथियों प्रश्न संख्या 18 में पहले विकल्प को देखते हैं कि CCE में केवल उन्हीं परिस्थितियों में आप इसको लागू कर सकते हो जहां शिक्षक छात्र अनुपात कम हो। ये बिल्कुल सही है, ये किसका दोष है? क्योंकि छात्र अनुपात अगर ज़्यादा है, शिक्षक छात्र अनुपात, तो फिर CCE को लागू कर धरातल स्तर पर ये लागू नहीं हो पाता है। मूल्यांकन में भी अधिक समय लगता है, ये भी इसका दोष है साथियों। तीसरा क्या कह रहा है? सतत एवं व्यापक मूल्यांकन से छात्रों का गुणात्मक विकास नहीं हो पाता, गलत बात है। क्यों? क्योंकि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के माध्यम से आप छात्रों में गुणात्मक विकास कर सकते हो, गुणात्मक रचनात्मक विकास उनमें कर सकते हो। अतः थर्ड विकल्प आपके 18वें प्रश्न में सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 19 की ओर बढ़ेंगे। तो आपके 19वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 19, केस स्टडी का मुख्य उद्देश्य किसी कारण का निदान करना है, यह कथन किसका है? डीवी का, किलपेट्रिक का, क्रो एंड क्रो का और रेमंड का। तो साथियों 19वें प्रश्न में यहाँ पर केस स्टडी से संबंधित एक कथन कहा गया है कि इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है। केस स्टडी का मतलब समझते हो ना सभी, जीवन इतिहास या व्यक्ति इतिहास विधि होती है साथियों, जीवन गाथा विधि होती है। इस विधि में क्या किया जाता है कि जो बालक होते हैं साथियों, समस्यात्मक बालक होते हैं, अपराधी बालक होते हैं, उनके इस समस्यात्मक और अपराधी प्रकार का जो व्यवहार है उसका अध्ययन किया जाता है। उसके दोस्तों से, उसके रिश्तेदारों से, उसके परिवार के लोगों से, पड़ोसियों से, स्कूल के साथियों से, सभी से पूछताछ की जाती है साथियों। तो ये जो कथन है कि इसका मुख्य उद्देश्य किसी कारण का निदान करना है, ये कथन क्रो एंड क्रो ने कहा है। किसने कहा है? क्रो एंड क्रो ने कहा है साथियों। तीसरा विकल्प आपके 19वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट 20वें प्रश्न को देख लेते हैं। तो चलिए 20वां प्रश्न देख लेंगे। मौखिक अभिव्यक्ति का प्रमुख पहलू है भाषण है, कथोपकथन है, व्यवहार कुशलता है या इनमें से सभी। तो बताओ प्रश्न संख्या 20 में कौन सा विकल्प सही रहेगा? मौखिक अभिव्यक्ति का प्रमुख पहलू दिए गए विकल्पों में से कौन सा है साथियों?
राइट आंसर देखते हैं तो भाषण भी मौखिक अभिव्यक्ति के अंतर्गत आता है, कथोपकथन भी मौखिक अभिव्यक्ति के अंतर्गत आता है और व्यवहार कुशलता भी मौखिक अभिव्यक्ति के अंतर्गत ही आती है। इसलिए इनमें से सभी वाला जो चौथा विकल्प है आपके प्रश्न संख्या 20 का बिल्कुल सही उत्तर होगा साथियों। तो ये 20 प्रश्न आपके कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट 21वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपके प्रश्न संख्या 21 को देख लेंगे। प्रोजेक्ट कार्य के मुख्य प्रेरणा थे, क्रो एंड क्रो थे, जॉन ड्यूवी थे, कनिंगम थे और रेमेंट थे। साथियों प्रोजेक्ट कार्य के मुख्य प्रेरणा आपसे प्रश्न नंबर 21 में पूछा जा रहा है। तो देखो प्रोजेक्ट कार्य या प्रोजेक्ट विधि भी आप इसको कह सकते हो। इसके जो मुख्य प्रेरणा थे वो क्रो एंड क्रो नहीं थे, बल्कि कौन थे साथियों, जॉन ड्यूवी थे। दूसरा विकल्प आपका इसमें सही है, जॉन ड्यूवी की विचारधारा थी करके सीखना। कैसी विचारधारा थी इनकी, करके सीखना इनकी विचारधारा थी। और फिर किलपेट्रिक ने क्या किया, इस करके सीखने की विचारधारा पर एक विधि का निर्माण किया जिसको प्रोजेक्ट विधि या परियोजना विधि कहते हैं। तो परियोजना विधि या प्रोजेक्ट विधि का जनक तो कौन हो गया, फिर किलपेट्रिक हो गया, लेकिन मूल विचार किसका था, जॉन ड्यूवी के था। और इसके प्रेरणा भी किसको माना जाता है, जॉन ड्यूवी को माना जाता है साथियों। तो सेकंड विकल्प आपके प्रश्न 21 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 22 की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए 22वां प्रश्न देख लेते हैं। आपके प्रश्न संख्या 22 है, प्राथमिक स्तर पर आपके अनुसार वाचन शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए। शुद्ध उच्चारण क्षमता का विकास करना, शब्द भंडार की वृद्धि करना, विराम चिन्हों का ज्ञान कराना और उचित आरोह अवरोह। तो देखो विराम चिन्हों का ज्ञान वाचन शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य कदापि नहीं हो सकता प्राथमिक स्तर पर। तो इस विकल्प को तो आप यहाँ से हटा सकते हो साथियों। प्रश्न संख्या 22 में जो आपके सही उत्तर है, प्राथमिक स्तर पर वाचन शिक्षण का जो प्रमुख उद्देश्य है वो होता है शुद्ध उच्चारण क्षमता का विकास करना। वाचन मतलब जो बोल कर बच्चों को हम सिखाते हैं साथियों, तो वो भी उस चीज़ को बोलते हैं, रिपीट करते हैं मौखिक रूप से, तो शुद्ध उच्चारण क्षमता का विकास करना ही उसका उद्देश्य होता है। अतः प्रथम विकल्प आपके प्रश्न 22 में सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 23 की ओर बढ़ेंगे। तो आपके 23वां प्रश्न संख्या 23 है, किसी विद्यार्थी की उत्तर पुस्तिका की बार बार जांच करने पर भी उसके मूल्यांकन में अंतर नहीं आता है। मूल्यांकन की यह विशेषता कहलाती है, विश्वसनीयता कहलाती है, वैधता कहलाती है, व्यापकता कहलाती है या व्यावहारिकता कहलाती है। तो 23वें प्रश्न का राइट आंसर बताओ। देखो क्या किया जा रहा है, छात्र की पुस्तिका की बार बार जांच की जा रही है लेकिन मूल्यांकन में अंतर नहीं आ रहा है, तो उसको आप क्या कहेंगे साथियों, उसको कहा जाता है विश्वसनीयता। क्या कहा जाता है, इसको विश्वसनीयता कहा जाता है। विश्वसनीयता का सीधा सा मतलब ये है कि अलग अलग जो मूल्यांकन करता है, अलग अलग जो जांचने वाले हैं, यदि कोई अंतर उनमें नहीं आए, जो परिणाम आता है उनमें कोई अंतर नहीं आता है, तो वही विश्वसनीयता कहलाता है। विकल्प 1 आपके 23वें में बिल्कुल सही है। अब आज का सेकंड लास्ट मतलब 24वां प्रश्न देखेंगे साथियों। पठन सिखाने का आशय छात्रों को ऐसी योग्यता प्रदान करने से है कि वे पठन सामग्री को अर्थग्रहण करते हुए पढ़ सके, वे पाठ्य सामग्री को शुद्धोच्चारण के साथ पढ़ सके, वे पाठ्य सामग्री को पढ़ सके और वे पाठ्य सामग्री का सस्वर उच्चारण कर सके। तो बताइए प्रश्न नंबर 24 में कौन सा विकल्प आपका सही है, पठन सिखाने का अर्थ इनमें से किससे लिया जाएगा। साथियों प्रश्न नंबर 24 में आपके जो सही उत्तर है, पठन का मतलब सिर्फ उच्चारण करना ही नहीं या पढ़ना ही नहीं होता है, बल्कि पढ़ने के साथ साथ उस चीज़ का अर्थ भी समझ में आना चाहिए, तभी उसको आप पठन कह सकते हो। जैसे आप इंग्लिश पढ़ रहे हो, इंग्लिश पढ़ तो लेते हो, लेकिन यदि उसका अर्थ ही समझ में नहीं है तो आप उसको पठन नहीं कह सकते हो साथियों। विकल्प 1 आपके प्रश्न नंबर 24 में सही है। अब आज का अंतिम और 25वां प्रश्न है। देखो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि 25 में से स्कोर कितना रहा आपका। तो शिक्षण की दृश्य सामग्री है OHP, चलचित्र, रेडियो या इनमें से सभी। साथियों रेडियो दृश्य नहीं बल्कि रेडियो कैसी सामग्री है, श्रव्य सामग्री है, ये गलत, तो सभी वाला भी गलत। चलचित्र एक श्रव्य दृश्य सामग्री है जिसमें सुनाई भी देता है और दिखाई भी देता है, लेकिन OHP सिर्फ और सिर्फ एक दृश्य सामग्री है जिसको सिरो प्रक्षेपी यंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, सिरो प्रक्षेपी यंत्र, ओवरहेड प्रोजेक्टर OHP। तो विकल्प 1 आपके 25वें प्रश्न में सही है, ये एक दृश्य सामग्री है। तो ये टेस्ट कंप्लीट हुआ, आपके 54 टेस्ट टीचिंग मेथड के कंप्लीट हो चुके हैं। अभी आपके 46 टेस्ट आना और बाकी है साथियों टीचिंग मेथड के, अभी रीट एग्ज़ाम से पहले ही। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, वीडियो को पूरा देखें और लाइक शेयर ज़रूर करिएगा।